नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं B24। मैं हूं आपके साथ श्रवण दंबोले। वन भैंसा जिसे छत्तीसगढ़ की पहचान माना जाता है, लेकिन हमारे इस राजकीय पशु को लेकर एक ऐसा मजाक किया गया जो जिम्मेदारों पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल साल 2014 में जिस वन भैंसे को क्लोनिंग की गई थी, उसका एक्सक्लूसिव वीडियो सबसे पहले IBC24 के कैमरे में कैद हुआ है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने सालों से जिसे हम वन भैंसा समझ रहे थे, वो भैंसा नहीं बल्कि डेयरी वाली सामान्य भैंस निकली। दरअसल छत्तीसगढ़ के वन भैंसा संरक्षण के लिए क्लोनिंग परियोजना के तहत दीप आशा नाम के एक क्लोन का जन्म 2014 में हुआ था। अब जब 11 साल बीत गए और दीप आशा बड़ी हुई तो उसे देखने के बाद सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ये वन भैंसा नहीं बल्कि सामान्य मुर्रा भैंस है जो डेयरी में दिखने को मिलती है और जिसके दूध का व्यवसाय इससे होता है। मगर अपनी नाकामी को छुपाने के लिए अधिकारियों ने इसे एक पिंजरा तैयार किया। अब इस भैंस को नवा रायपुर के जंगल सफारी में दुनिया से छुपाकर रखा गया है ताकि जिम्मेदारों की पोल ना खुले। लेकिन इसका पहला वीडियो IBC24 आपको दिखा रहा है। कहेगा कि इसको जिस हिसाब से एक छुपा करके रखा गया है, तो आज अंग्रेज भी अगर आ जाएं, जो काला पानी में सजा देते थे और पता नहीं लगने देते थे, तो अंग्रेज भी शर्मिंदा हो जाएंगे कि यहाँ पर इतने शानदार तरीके से इसको छुपा के रखा गया है कि लोगों को पता ही नहीं है और वहाँ पर VIP के अलावा कोई भी देखने नहीं जा सकता उसको। तो इसको तो अगर ये वाइल्ड बफेलो है तो सबसे पहली बात तो इसको आपने कैद करने के लिए पैदा कराया था क्या जू में, या इससे बच्चे पैदा कराने के लिए कराया था? अगर ये वाइल्ड बफेलो है जो अभी तक के वन विभाग क्लेम कर रहा है, तो आपको छोड़ देना चाहिए, इसके बच्चे पैदा करवाने चाहिए दूसरे जो हमारे पर USTR में छोटू नामक हमारा वाइल्ड बफेलो उसके साथ में। तो ये खुद वन विभाग की विफलता है और इसको वो दिखा नहीं रहे हैं। चलिए, तो अब आपको हम दो वीडियो दिखा रहे हैं। इन दोनों वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। इसमें पहला जो वीडियो है उस भैंसे का है जिसकी क्लोनिंग की गई थी और वन भैंसा इसे बताया गया था, लेकिन वो मुर्रा भैंस बताए जा रहे हैं। अब दूसरी तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं वो असली वन भैंस की तस्वीर। इन दिनों तस्वीरों की तुलना करके आप इन दोनों तस्वीरों की तुलना करके आप समझ सकते हैं कि वन भैंसा के संरक्षण के नाम पर किस तरह का यहां पर घोटाला किया गया है। और अब बात करेंगे लाल आतंक को लगे एक बार फिर से एक बड़े झटके की। बीजापुर में नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में एक बड़ी सफलता मिली है। महाराष्ट्र सीमा से सटे नेशनल पार्क एरिया में हुई मुठभेड़ में जवानों ने एक महिला समेत 4 नक्सलियों को मार गिराया है। स्पॉट से उनके शव, हथियार भी मौके से बरामद किए गए हैं और इनमें एक की पहचान DVCM दिलीप बेड़जा के रूप में हुई है। अन्य शव की पहचान अभी की जा रही है। ऑपरेशन बस्तर के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में यह ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जहां पर नक्सली लीडर पापाराव समेत कई माओवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद DRG, कोबरा और STF की संयुक्त टीम को रवाना किया गया। तभी जवानों को देखकर नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में जवानों ने भी फायरिंग की। इसमें दिलीप समेत 4 नक्सली ढेर हो गए। हालांकि इस दौरान पापाराव मौके से भाग निकला और अभी उसकी तलाश की जा रही है। वहीं सुरक्षा बलों को मिली इस सफलता पर खुशी जाहिर करते हुए CM साय ने एक्स पर पोस्ट किया। नक्सलवाद पर निर्णायक प्रहार। बीजापुर के दुर्गम जंगल पहाड़ी इलाकों में DRG, कोबरा और STF के साहसी जवानों ने सघन सर्च ऑपरेशन के दौरान महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए एक महिला नक्सली सहित 4 हार्डकोर माओवादियों को न्यूट्रलाइज किया है। हमारी सरकार का संदेश स्पष्ट है, हिंसा छोड़िए, विकास की मुख्य धारा से जुड़िए। सरकार न्याय, सुरक्षा और सम्मान के साथ पुनर्वास के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। CPM माओवादी संगठन के DKSFC कैडर पापाराव, DVCM दिलीप बेड़जा एवं अन्य माओवादी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति की आसूचना के आधार पर बीजापुर से DRG, कोबरा एवं STF का संयुक्त टीम अभियान के लिए रवाना हुई। अभियान के दौरान माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका के सर्चिंग में 2 पुरुष माओवादी कैडर का डेड बॉडी रिकॉर्ड किए गए थे। इनमें से एक माओवादी कैडर की शनाख्ती DVCM दिलीप बेड़जा, जो नेशनल पार्क एरिया कमेटी का इंचार्ज है, उनके रूप में शनाख्ती हुआ।
रायपुर में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि जितनी ठंड इस साल पड़ रही है उतनी इससे पहले कभी उन्होंने नहीं देखी, और इसी के चलते ठंड से बचाने के लिए लोग कहीं अलाव का सहारा ले रहे हैं तो कहीं रूम हीटर का सहारा ले रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं ये रूम हीटर आपकी जान भी ले सकता है? जी हाँ, रायपुर में दरअसल ऐसा कुछ हुआ है। एक दिल दहला देने वाली घटना यहां से सामने आई है। रायपुर के टाटी बंद इलाके के एक घर की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां एक बुजुर्ग जिंदा जल 70 साल के राजकुमार गुप्ता यहां अपने बेटे जितेंद्र के साथ रहते थे। बेटा शनिवार सुबह घर में ताला लगाकर उरला स्थित रोलिंग मिल में काम करने चला गया। पिता ठंड से बचने के लिए रूम हीटर चलाकर खुद को गर्म रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद सुबह 8 बजे मोहल्ले वालों ने घर से धुआं निकलते हुए देखा। बुजुर्ग चिल्ला रहे थे, लेकिन घर का गेट बंद होने की वजह से कोई उनकी मदद नहीं कर पाया और वो जिंदा जल गए। मौके पर कई लोग पहुंचे, लेकिन बुजुर्ग को बचा नहीं पाए। तो चश्मदीदों के मुताबिक आग बहुत तेजी से फैली, जिसके चलते इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने फायर ब्रिगेड देर से पहुंचने को लेकर गुस्सा जताया। पुलिस के मुताबिक जिस दौरान घर में आग लगी उस समय राजकुमार गुप्ता घर में अकेले थे। बेटा घर में ताला लगाकर नौकरी करने चला गया और घर के बाकी सदस्य दर्शन करने के लिए मैहर गए हुए थे। थोड़ा सा देखना, थोड़ा देखना, थोड़ा ताला लगा दिया ना। बड़ा अच्छा किया, ताला लगा दिया। थोड़ा प्रेशर पर मैं सोई हुई थी, वो एम्स से ड्यूटी करके आए थे। उसको जब धुआं का लगा तो घबराहट तो नीचे उतरी और हम लोग सब यहाँ दौड़े। और मेरे के एक ही निवेदन है, जो यहाँ समय से आ जाती गाड़ी तो यहाँ अंकल बच जाते, क्योंकि आज इनके साथ हुआ और किसी के साथ हो सकता था। जी हम आए ना, देखा तो अंदर में आग बहुत लगी हुई थी, तो पानी की व्यवस्था नहीं थी। हमने लाइट बंद करवा दी थी, मोहल्ले वाले ने पानी हमको दिया, लेकिन जब तक हम अंदर जाते थे इतनी आग फैल गई थी, हमारे को खुद का सांस बंद हो रहा था, लेकिन वो बेचारा अंदर में तड़फ रहा था। राजधानी रायपुर में जल्द ही पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने वाला है, लेकिन ये किस तरह का होगा, कितनी शक्तियां पुलिस को मिलेंगी और शक्तियों का बंटवारा किस तरह से होगा, इसे लेकर कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं। दरअसल राजधानी में पुलिस आयुक्त प्रणाली को लेकर कई विचार विरोधाभासी जानकारी निकलकर सामने आ रहे हैं। अफसरों से चर्चा करने पर जैसा उन्होंने बताया उसके मुताबिक पुलिस आयुक्त प्रणाली केवल शहरी क्षेत्र में लागू की जाएगी। ग्रामीण इलाके के लिए थाने क्षेत्र के कमिश्नरेट में शामिल नहीं होंगी। इस कमिश्नर प्रणाली के तहत रायपुर में आईजी स्तर के एक सीपी, डीआईजी स्तर का एक एडिशनल सीपी, एसपी स्तर के 5 से 6 डीसीपी और एसपी स्तर के 6 से 7 एडिशनल डीसीपी समेत 14 से 15 एसीपी जो डीएसपी स्तर के अधिकारी हैं उन्हें तैनात किए जा सकते हैं। धरना प्रदर्शन के साथ ही अन्य तरह के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू किया जाता है। तूता धरना स्थल ग्रामीण थाना राखी के अंतर्गत आता है। इस स्थिति में तूता पुलिस आयुक्त की रेंज से अलग रहेगा। इस स्थिति में बड़े प्रदर्शन में ग्रामीण एसपी के साथ ही तूता में धरना प्रदर्शन के दौरान लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने पूर्व की तरह जिला मजिस्ट्रेट और एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। पुलिस अफसरों के अनुसार राजधानी में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने जो मसौदा तैयार किया गया है उसे विधि विभाग की अनुमानित अनुमति उसके लिए मिल गई है। हालांकि एडीजी प्रदीप गुप्ता की अध्यक्षता वाली कमेटी ने कई राज्यों में लागू कमिश्नर प्रणाली का अध्ययन किया था, लेकिन ओडिशा के भुवनेश्वर और मध्य प्रदेश के भोपाल के कमिश्नर सिस्टम का खाका तैयार कर राज्य सरकार को सौंपा गया था। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शनिवार को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे। राहुल इंदौर के उसी भागीरथपुरा इलाके में पहुंचे जहां बीते दिनों दूषित पानी पीने से बच्चों समेत कई बड़े बुजुर्गों की मौत हो गई थी। राहुल सबसे पहले अस्पताल गए जहां मरीजों और उनके परिजनों से उन्होंने मुलाकात की। राहुल गांधी भागीरथपुरा भी गए जहां दूषित पानी से जान गंवाने वाली गीता बाई और जीवन लाल के परिवार से मिलकर अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट की। राहुल ने दोनों परिवार को आर्थिक मदद राशि का चेक दिया। इसके बाद राहुल संस्कार गार्डन पहुंचे जहां उन्होंने दूषित पानी से प्रभावित अन्य लोगों का हालचाल जाना। सभी को राहुल ने 1-1 लाख और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने 50-50 हजार रुपए के चेक दिए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि यह नए मॉडल के स्मार्ट सिटी है, पीने का पानी नहीं है। परिवार
पानी पीने के बाद बीमार हो रहे हैं। यानी इंदौर में साफ पानी नहीं मिल सकता, ये है अर्बन मॉडल। इंदौर में साफ पानी नहीं मिल सकता है, पानी पीकर लोग मरते हैं। ये है अर्बन मॉडल, जो सरकार की जिम्मेदारी है। साफ पानी, कम पोल्यूशन, ये सब जिम्मेदारी सरकार नहीं निभा रही है। वहीं राहुल गांधी के इंदौर दौरे पर सियासत बेगरमाई हुई है। कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला ने इस मामले में कांग्रेस को राजनीति से बचने की नसीहत। ये घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं यही कह सकता हूं कि इस प्रकार की राजनीति जो वहां पर आके करना, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार मान रही है और कदम भी उठा रही है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। बॉलीवुड के मशहूर संगीतकार ए.आर. रहमान, जिनके जय हो गाने ने देश दुनिया में जमकर लोकप्रियता बटोरी, स्लमडॉग मिलियनेयर फिल्म के लिए उन्हें सिनेमा के प्रतिष्ठित ऑस्कर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। भारतीय संगीत को देश दुनिया में खास पहचान उन्होंने दिलाई। बॉलीवुड फिल्मों के लिए एक से बढ़कर एक उन्होंने संगीत दिया। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे, उन्हीं ए.आर. रहमान ने अब यह दावा किया है कि उन्हें बॉलीवुड में काम नहीं मिल पा रहा है। रहमान का यह दावा चौंकाने वाला है। दरअसल जिस पर यकीन करना भी मुश्किल है, लेकिन एक इंटरव्यू के दौरान रहमान ने साफ कहा कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं मिलने की वजह से सांप्रदायिक एंगल और बदलता पावर डायनेमिक्स है। रहमान के मुताबिक उन्हें बीते 8 साल से बॉलीवुड में काम मिलना बंद हो चुका है। रहमान के इस दावे ने सोशल मीडिया से लेकर बॉलीवुड के गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी है। रहमान ने यह भी कहा कि मैं काम की तलाश नहीं करता, काम मेरे पास खुद आए, मेरी ईमानदारी से मिले। लेकिन रहमान के इस दावे पर मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने सवाल खड़े किए और उनके दावे को गलत ठहराया। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा। मैं यहाँ पर मुंबई में सभी लोगों से मिलता हूँ, लोग दे हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिम। हो सकता है लोग ये समझते हो कि अभी वो वेस्ट में ज़्यादा बिजी हो गए हैं, ये समझते हो कि उनके प्रोग्राम बहुत बड़े बड़े, उनके जो होते हैं शोज होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, वो उसमें उनका ज़्यादा टाइम जाता है, तो शायद हमारे लिए इतने अवेलेबल ना हो। और रहमान इतने बड़े आदमी है, छोटा मोटा प्रोड्यूसर तो डरता भी है उनके पास जाने पे। लेकिन मैं नहीं समझता कि इसमें कोई भी कम्युनल एलिमेंट। क्यों नहीं देखेंगे आप, ज़रूर आएंगे, करेंगे। अरे सर अभी आप यार 81st है, अब क्या सेलिब्रेट करें आप बताइए। तो रहमान ने सांप्रदायिक एंगल पर सीधे बात की, जिसके चलते रहमान के इस बयान ने देश में सियासी घमासान छेड़ दिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यह केंद्र सरकार की एक खास धर्म पर केंद्रित राजनीति का परिणाम है, जिसके चलते रहमान ने ऐसा बयान दिया। वहीं सत्ता पक्ष ने इस पर पलटवार किया। अगर ऐसा वो कह रहे हैं तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। और ऑस्कर अवार्ड मिलने के बाद अगर वहाँ म्यूजिशियन को या किसी भी कलाकार को अगर फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं मिलता है, वहाँ भी अगर भेदभाव होता है, तो ये तो बहुत ही दुखद है। हमारे देश की स्थिति इसका मतलब है और इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। इस तरह के भेदभाव अगर बढ़ेंगे तो आगे चलकर और नफरत घृणा बढ़ेगी। मुझे लगता है कि यार रहमान जी के आरोप में तथ्य नहीं है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में मुस्लिम कम्युनिटी के बहुत सारे कलाकार भी है। सलमान खान है, शाहरुख खान है, आमिर खान है। ऐसे लोगों को यहाँ के मराठी लोग हो या सब लोग इंडियन लोग हैं, उनको पसंद करते हैं। धार्मिक स्थल, आस्था और सोशल मीडिया, जब ये तीनों टकराते हैं तो विवाद खड़ा हो जाता है। हरिद्वार और अमृतसर से आया वायरल वीडियो ने मर्यादा और नियमों को लेकर अब सवाल खड़े कर दिए हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में स्थित हर की पौड़ी पर मंगलवार को 2 युवक शेख के लिबास यानी कंदूरा पहनकर घूमते नजर आए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि युवक मालवीय घाट और आसपास के क्षेत्र में घूम रहे थे। तीर्थ पुरोहितों ने उन्हें रोका और पूछताछ की, जिस पर उन्होंने खुद को दुबई निवासी हबीबुल्ला और हबीबी बताया और कहा कि वे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं
और यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे थे। मामले पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी प्रतिक्रिया दी। मेरे अमीन में तुम्हारा क्या काम? 100 की बात ये है भैया, यहाँ पर सनातनी परंपरा की कथा हो रही। हम हिंदू मुसलमान करने नहीं आए, मुसलमानों को आना है तो स्वागत है, बुराई नहीं है, आओ तो वेलकम। तुम्हारा घर है, पुराना घर है, जान पहचान का घर है, तो आना है तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन यदि तुम्हें हिंदुत्व से परहेज हो तो तुम्हें आने की जरूरत क्या है? घर पे ही टीवी में हमारे प्रवचन सुनो। हम ऐसा शीशा भरते हैं बेटा प्रवचनों में ही कि तुम घर पर ही फुदकोगे। इस घटना के बाद कुंभ मेला भाइयों मैं 3 दिन पहले श्री दरबार साहिब गया था। बचपन से मैं वहाँ जाना चाहता था, तो भाई मुझे वहाँ के मर्यादा की नहीं पता था। मैंने सरोवर का पानी तो वजू करा था, धोखे से मेरे मुंह से पानी निकल के उसमें गिर गया। तो भाइयों मैं उसके लिए अपने सभी पंजाबी भाइयों से सॉरी बोलता हूँ और मैं वहाँ आकर भी सॉरी बोलूंगा। इन दोनों घटनाओं ने एक बार फिर धार्मिक स्थलों पर नियमों, मर्यादाओं और जागरूकता के सवाल को सामने ला दिया है। जहां एक और धार्मिक संस्थाएं नियमों के पालन की बात कह रही, वहीं प्रशासन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे मामलों की जांच कर रहा है। अब देखना होगा कि भविष्य में ऐसे मामले को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IB नवा रायपुर के तूता धरना स्थल पर डेढ़ अभ्यर्थी लंबे समय से अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आमरण अनशन और मौन व्रत जैसे विरोध के कई तरीके वो अब तक अपना चुके हैं, लेकिन जब उनका सब्र जवाब दे गया तो उन्होंने शनिवार को सरकार के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए सामूहिक रूप से मुंडन संस्कार करवाया, जिसमें महिला अभ्यर्थी भी शामिल हुई और अपने बाल कटवाकर सरकार के प्रति गुस्सा जाहिर किया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि सरकार कोर्ट के आदेश के बावजूद 2300 खाली पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी नहीं कर रही, जिसके चलते वो बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। वहीं सरकारी स्कूलों में भी शिक्षकों का सैकड़ों पद खाली है, जिससे बच्चों का भी नुकसान हो रहा है। तूता धरना स्थल पर डीएड अभ्यर्थियों का ये धरना बीते 24 दिसंबर से जारी है। सरकार को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हम यहाँ 25 दिन से बैठे हैं, लेकिन वो आज तक हमारा कोई सूद नहीं ले रहा है। तो मुंडन करके हम उसको ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं कि हम अपना दुख दर्द उसको बताना चाहते हैं कि हम किस तरह से यहाँ किस तकलीफ में जी रहे हैं। हम सरकार से मेरी बस एक ही विनती है कि हमें नौकरी देता इस पदों पर। मैं अनाथ हूँ, मेरे पेरेंट्स नहीं है, मेरे छोटे 3 भाई बहन हैं, उनका पालन पोषण मैं कैसे करूँगी? मेरी सारी जो उम्मीदी है मेरे 2300 पदों पर ही है। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों के अपडेट के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।